हम्म। चलिए शुरुआत किया जाए। आज अर्थशास्त्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं विषय वस्तु पर चर्चा करना चाहता हूं। एक अर्थशास्त्र विषय के रूप में कब शुरू हुआ? अर्थशास्त्र विषय का विषय वस्तु क्या था, सब्जेक्ट मैटर, और कब से एक ऐसी विषय के रूप में इसे स्वीकारा गया जो आज रिलेटेबल सबसे ज़्यादा है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? 1776। चलिए ये टाइमलाइन मैं लिख लेता हूं। यह वह टाइमलाइन है जिस समय मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। लेकिन इसके पहले क्या अर्थशास्त्र को लेकर किसी के प्रति वैसा कोई समझ नहीं था? क्या था, लेकिन एक सीमित प्रभाव था। हाँ, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल नहीं था, वैश्विक नहीं था। अब इसे थोड़ा समझिए। ऐसा तो था नहीं कि 1776 के पहले कोई व्यवस्था नहीं थी और उसमें फिनांस का कोई उपयोग नहीं होता था। अगर मैं आपसे बस इसी से सब क्वेश्चन ले लूं तो क्या अंग्रेज जो मुगल के शासक थे, क्या मुगल के शासक के समय में कोई वित्त को संभालने वाला नहीं था क्या? या फिर शिवाजी के समय में कोई वित्त को संभालने वाला नहीं था क्या? क्या एंशिएंट इंडिया के जो शासक अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य रहे होंगे उनके समय में कोई वित्त की व्यवस्था नहीं थी क्या? थी। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो है वो 1776 के बाद दिखती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, और इसके राइटर हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की इस सोच के साथ है। देखिए हुआ क्या था। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दो शब्द है, एक है संसाधन और दूसरा है वितरण। अगर संसाधन और वितरण को लेकर समस्या नहीं है तब हमें नए विचारों की जरूरत ही नहीं है। आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ पार कर गई है ना, और संसाधन पहले से श्रिंक करते जा रहा है। हर प्रकार के संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, हर प्रकार के संसाधन पहले से कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तब क्या होगा? तब हमें नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सतर्कताओं की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें इन संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को बताएगी। हाँ या ना? उदाहरण के तौर पर जब कृषि कार्य होता था तो कृषि कार्य में एक तरीका होता था स्लैश एंड बर्न, झूम खेती, जिसमें एक जगह को साफ किया गया, खेती किया गया और फिर उत्पाद के बाद लोग शिफ्ट कर गए दूसरी तरफ और फिर 4-5 साल बाद लौट के आए। अब क्या इतनी जमीन लोगों के पास है कि जमीन को 5 साल तक छोड़ दिया जाए ताकि वो नेचुरल फर्टिलिटी को फिर से होल्ड कर सके? तो हमारे पास तकनीक बदल गए ना। हाँ, यही चीज हुआ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया संसाधनों पर दबाव बहुत बढ़ता चला गया और संसाधनों पर दबाव जब बढ़ता चला गया तो हमें नियमबद्ध होना पड़ा और यही नियमबद्ध एक विषय के रूप में आकार लिया जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र इसके पहले एक सामान्य रूप से प्रबंधन का नाम था। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स का एक सवाल पूछा था, अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक है जो विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा, इसका विषय वस्तु क्या था? इसका विषय वस्तु क्या था? शासन कला। इसका विषय क्या था?
शासन कला। एक यूनिक चीज ये है कि जो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी, इसके बारे में दुनिया को 1905 ईस्वी में पता चला, नहीं तो 17वीं सेंचुरी में इटली के एक राइटर थे मैकियावेली, और उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस, है ना। और ये द प्रिंस जो थी ना, लगभग इसी चीज को रिपीट कर रही थी स्टेट क्राफ्ट को लेकर। हाँ, मैकियावेली से एक कंपेयर कहते हैं, समझ में आया। तो अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हमारे पास मौजूद तो था, लेकिन आधुनिक स्वरूप में नहीं था। इसके विषय वस्तु को लेकर काफी बहस कि इसे क्या धन के प्रबंधन से जोड़कर देखा जाए, वित्त के प्रबंधन से जोड़कर देखा जाए, या किस प्रकार से देखा जाए। तो बहुत सारे अलग अलग एज के अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। जैसे सबसे पहले अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना गया, कहा गया जो सिर्फ और सिर्फ धन के प्रबंधन की बात करता हो। लेकिन सैमुअलसन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ यूज, सर्वश्रेष्ठ उपयोग और वितरण के बारे में जो विषय बात करे उसे हम अर्थशास्त्र कहेंगे। लेकिन कालांतर में ये कंसेप्ट भी इसे पूर्णता नहीं दे पाया आकार, और एक नया विचार आया और अर्थशास्त्र को कल्याण से जोड़कर देखा गया, सोशल वेलफेयर से जोड़कर देखा गया। और अभी का जो स्वीकार्य अर्थशास्त्र का विषय वस्तु यही है कि संसाधनों का जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग की बात करें, इसके अच्छे वितरण की बात करें, साथ ही साथ कल्याण की बात करें। आप लोग क्या इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि वो कौन से भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और कब मिला? डॉक्टर अमर्त्य सेन को। और कब मिला? 1998 में मिला। 1998 में। देखो, टाइमलाइन को जरूर दिमाग में रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है चीजों को थोड़ा जोड़ने में। 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन थे और इनके काउंटर पार्ट थे पाकिस्तान, अभिजीत, उनको हाल फिलहाल मिला है ना। तो 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और इनके एक काउंटर पार्ट थे जो पाकिस्तानी मूल से थे, डॉक्टर महबूबुल हक। इन दोनों ने मिलकर एक कंसेप्ट दिया था HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसी भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि सोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो, तो हम यही कह रहे हैं कि मनुष्य की जरूरतों का सही से कैसे पूरा किया जा सके। विद्यार्थियों के बीच में मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा होता है सामान्यतः कि विद्यार्थी अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए अपने गार्जियन पर डिपेंड होते हैं। मान लो कि आपके गार्जियन पटना में रहने के लिए 10,000 रुपये देते हैं, लेकिन कल होके एक महीने में वो कहते हैं कि देखो इस महीने में थोड़ी परेशानी चल रही है, मैं 10,000 नहीं भेज पा रहा हूँ, 7-8 हज़ार रुपये ही भेज पाता हूँ। अब क्या होगा, आपका प्रायोरिटी जो होगा वो बदल जाएगा। अब आप जीन्स खरीदने वाले होंगे तो बोलेंगे अच्छा छोड़ो अभी जीन्स नहीं खरीदते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी जो मेरे लिए ज़रूरत है कि मैं जहाँ रहता हूँ उसका भाड़ा दे दूँ, मैं जो खाता हूँ जहाँ खाने का बिल देता हूँ वो पहले दे दूँ, जो मेरे पढ़ाई के स्टफ्स हैं उनको मैं परचेज कर लूँ, और जो चीज़ें मैं छोड़ सकता हूँ छोड़ दूँ। ये क्या हो गया, एक तरीके से यही तो प्रबंधन हो गया, हाँ या ना। अब हम अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को समझने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं, और थोड़ी सी एक यहाँ पर हमें सावधानी बरतनी है। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में और एक अर्थव्यवस्था इसके प्रायोगिक स्वरूप में। जो सामान्यतः हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब हम जाते हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो उद्देश्य हैं, वो अर्थव्यवस्था को जानना है, ना कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लेकर थोड़ा मैं और बात करता हूं, आपको थोड़ा और इसमें स्पष्टता नजर आएगा। चलिए, परेशान कर रहा।
चलिए, सामान्यतः अर्थशास्त्र के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में समष्टि और व्यष्टि बोलते हैं, सूक्ष्म और वृहत बोलते हैं। माइक्रो यानी सूक्ष्म और मैक्रो मतलब वृहत। अब थोड़ा समझिए यहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम अर्थशास्त्र के वैसे सभी नियम जो किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होते हैं उनके बारे में जानते हैं, व्यक्ति विशेष। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ कि अर्थशास्त्र के वैसे नियम जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था पर एप्लीकेबल होता है उसको हम जानते हैं। इस दोनों में थोड़ा अंतर जो है ये स्पष्ट हुआ या नहीं? मतलब अगर मैं किसी देश के रोजगार की समस्या पर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्से में आ जाएगा। अगर मैं राष्ट्रीय आय की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा? नहीं। यदि मैं किसी देश के जीडीपी की बात करूं तो ये इस हिस्से में आ जाएगा। अगर मैं किसी व्यक्ति के आय की बात करूं, पर्सनल हेल्थ के बारे में बात करूं, उसके पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूं तो वो माइक्रो के हिस्से में आएगा। हम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः पढ़ रहे होते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, ना कि अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब यह हुआ कि हम किसी भी देश के सभी आर्थिक पहलू को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, किसी देश के आर्थिक पहलू के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उस देश का अभी वर्तमान आर्थिक स्थिति कैसा है, क्या वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य काफ़ी अच्छे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी। एक जाने माने अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर नर्कसे। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र रही है या कॉमर्स रही है या ह्यूमैनिटीज पढ़े हैं? आपकी रही है। तो प्रोफेसर नक्से ने एक सिद्धांत दिया था, क्या बता सकते हैं वो सिद्धांत कौन सा है? हाँ चलिए कोई नहीं। प्रोफेसर नक्से ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का कुचक्र। अब ये गरीबी का कुचक्र क्या है? जैसे एक व्यक्ति विशेष एक खराब स्थिति में है जिसे हमने पुअर कहा या पॉवर्टी की स्थिति कहा। बिल्कुल। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो अपब्रिंगिंग होगी, जिसकी वजह से इसका हेल्थ और स्किल वो भी बेहतर नहीं होगा। उसका हेल्थ हो या स्किल हो, वो दोनों अच्छी स्थिति में नहीं होगा, वो निम्न होगा। इसका असर क्या होगा कि इस पुअर व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी निम्न होगी, है ना। अब अगर उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इसका नतीजा क्या होगा, वो फिर से गरीबी रहेगा। इसे कहा गया गरीबी का कुचक्र, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये प्रोफेसर नक्से ने कहा था, ठीक है। अब प्रोफेसर नक्से ने एक सुझाव भी दिया था कि यदि किसी आबादी को आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो आप इस स्थिति से आगे की स्थिति में मदद कीजिए। क्या कीजिए? हेल्थ फैसिलिटी को ठीक कीजिए, स्किल को ठीक कीजिए। स्किल का मतलब हो गया एजुकेशन, स्किल को ठीक कीजिए। अगर ये दोनों ठीक हो जाएगा तो नेचुरल है कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो पुअर नहीं रहेंगे बल्कि रिच हो जाएंगे। अब जब रिच हो जाएंगे तो फिर उनके सारे वो अच्छे साइकिल हो जाएंगे। अब हम जब ये प्रयास देखते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है और उस स्थिति को जानने के बाद वहां की सरकार क्या एफर्ट लगाती है,
है ना, किस प्रकार से वह एक व्यवस्था को जन्म देती है जिससे वहां की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति कैसी बनती है। जैसे सामान्यतः अभी जो किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत की बात की जाती है तो उसके सकल घरेलू उत्पाद के आकार पर देखा जाता है, जीडीपी पर। अच्छा, एक बात मैं यहां पर और स्पष्ट बता दूं, अर्थशास्त्र विषय को लेकर एक कितनी दफा मन में एक भाव आता है कि यह विषय काफी कठिन शब्दों का समावेश लेकर आता है, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताऊं कि अर्थशास्त्र से ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पूरे ह्यूमैनिटीज में कुछ भी नहीं है। अगर हो सकता है कि आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास के बहुत सारे उदाहरण आपके सामने नजर नहीं आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्थशास्त्र के उदाहरण आपके आमने सामने नजर ना आए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। कभी आप लोग मछली बेचने वाले बाजार में गए हैं, जहां कच्चा व्यापार होता है, वहां कभी गए हैं? तो आप क्या महसूस करते हैं? काफी शोरगुल होता है ना। उनको लगता है कि उनका ये जो उत्पाद है वो कच्चा है, अगर कोई अभी इसे परचेज नहीं करेगा तो कुछ देर में ये खराब हो जाएगा, तो काफी शोरगुल है। अब मैं परिस्थिति बदल देता हूं और मैं कहता हूं कि यदि आप कोई स्वर्णकार के दुकान पर जाएं, क्या दृश्य होता है? स्वर्णकार एक अच्छे कुर्सी पर बैठा रहता है, चाय की चुस्की लेता रहता है और गजल सुनता रहता है। बाहर गर्मी है तो ठंडी हवाओं में बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो उसके पास सोना है ना, गोल्ड है, वो अगर नहीं भी बिक रहा है तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, उसे कोई बेचैनी नहीं है। अब ये दोनों ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जब पहुंचिएगा तो आपको बताएगा कि ये किस प्रकार का मार्केट है और इस मार्केट का बिहेवियर कैसा है। यही रूल्स जब आएगा और अपने अर्थशास्त्र की शब्दावलियों के साथ आएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितना बेहतर है। एक दूसरा एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप बाजार पहुंचते हैं और बाजार में आप देखते हैं सब्जी का बाजार है, हर जगह एक ही प्रकार की सब्जी ज्यादा है। अब आपको यह अनुमान लगाते देर नहीं लगेगी कि आज इस सब्जी का रेट ज्यादा नहीं होगा, हाँ या ना? सप्लाई ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका मूल्य जो होगा वो नियंत्रित होगा। अगर आप बाजार पहुंचे और पता चला कि जिस सब्जी की खोज में आप पहुंचे वो पूरे बाजार में किसी एक ही दुकानदार के पास है, अब जो मामला यह है कि उसका मूल्य बढ़ेगा, हाँ या ना? अब इसी को नियंत्रण को लेकर बहुत सारे रूल्स आते हैं। आज अर्थशास्त्र का परिचय ही मैं आपके सामने रख रहा हूं, चैप्टर्स की शुरुआत नहीं ले रहा हूं। आपको अगर मैं ये कहूं कि इस पे नियंत्रण को लेकर कैसे काम किया जाए, तो दो तरीके की पॉलिसीज होती है। जैसे एक हो गई मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी हो गई फिस्कल पॉलिसी। अगर हिंदी में इसे कहा जाए तो मौद्रिक नीति और दूसरा राजस्व नीति। अब मौद्रिक नीति और राजस्व नीति अगर मैं चर्चा करूं और सामान्यतः इसे अर्थशास्त्र की शब्दावली में जो कि आपको जानना चाहिए, जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो बोझिल लगे, लेकिन मैं एश्योर करता हूं कि अगर मैं इसे सामान्य भाषा में आपके सामने ले जाऊं तब आप कहिएगा अच्छा यही मामला था, मैं बेवजह ही बहुत ज्यादा कुछ सोच रहा था। क्या आप थोड़ी बहुत भी पृष्ठभूमि बता सकते हैं कि मौद्रिक नीति और राजस्व नीति में क्या अंतर होता है? यस, सही है। एक जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई के द्वारा लेकर आया गया और एक जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस दोनों का? कंट्रोल करना, मार्केट को कंट्रोल करना। अभी ये मत सोचना है, अभी अभी नहीं बोलना है, नहीं तो फिर वैसे लोग जिनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की नहीं होगी वो घबरा जाएंगे। मार्केट को कंट्रोल करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये महंगाई को नियंत्रित करने के लिए है या फिर मंदी को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मार्केट को कंट्रोल करने के लिए है, हाँ या ना? अब ये कैसे काम करता है इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सुना होगा ना? इसका मतलब होता है हिंदी में अनुसूचित व्यापारिक बैंक, यही हुआ हिंदी में। अब ये क्या होते हैं? अनुसूचित का मतलब ये होता है कि ये नियमबद्ध होते हैं,
जब आप किसी देश में व्यापार करते हैं तो वहां के नियमों को मानना आपकी प्रतिबद्धता है। आप उस नियमों को बगैर माने आप उस देश में व्यापार नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत में बैंकिंग सिस्टम को लेकर बात किया जाए तो ये सभी आरबीआई के नियंत्रण में होते हैं। आरबीआई आपको जैसा चाहती है वैसा करना पड़ता है। आरबीआई एक वेट एंड वॉच की स्थिति में होती है कि मार्केट में जो ये डिमांड और सप्लाई है वो किस स्थिति में है। आपने कभी सुना होगा कि बैंक ऑफर कर रही है कि होम लोन काफी सस्ते दर पर उपलब्ध है, तो ये क्या कह रही है? आपको अपने पास बुला रही है, हाँ या ना? और कभी आपने सुना होगा कि होम लोन काफी महंगा हो गया, इसका मतलब यह है कि आपको कह रही है बैंक कि अभी दूर जाओ, अभी तुम परचेज मत करो, यही कह रही है। अब ये खरीदना आपको मजबूर कर देना या फिर नहीं खरीदने पर मजबूर करना, यही तो नियंत्रण है। ये कैसे होता है? आप ये जरूर जानते होंगे कि जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके यदि कोई उत्पादन किया जाए, एकदम सिंपल सा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एकदम रुक के सोचते हुए आगे बढ़ना है। मैं ये कह रहा हूं कि विभिन्न संसाधनों का उपयोग किसी चीज के उत्पादन में जब किया जाता है तो ये बहुत अचानक से नहीं हो सकता है। जैसे कोई फैक्ट्री एक दिन में 5000 गाड़ी नहीं बना सकती है, उसे समय चाहिए 5000 गाड़ी को बनाने के लिए। हाँ, हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसा है कि वो असेंबल कर दे, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि प्रोडक्शन अचानक से नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कितनी दफा ऐसा हो सकता है खरीदार अचानक से आ सकते हैं? नहीं। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो, सामान की उपलब्धता कम हो, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि यदि लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा है और अगर उस लिक्विडिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जो नीड्स हैं वो कम हो तो महंगा हो जाएगा सर्विस। सिंपल है, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। आरबीआई क्या करता है कि इसी लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल कर देता है। नियमबद्ध तो बैंक हैं ही, क्या करता है उनके एक पार्टिकुलर रेशियो, जैसे 100 रुपए में 25 रुपए बोला कि आप अपने डेली यूजेस के लिए रखो और बाकी को क्या करो, मुझे दे दो। और ये कैसे करता है? सिंपल, जैसे मान लो कि एकदम सुबह में तुम किसी किराने दुकान पे पहुंचो और कहो कि मुझे एक टूथपेस्ट देना है, चाय पत्ती देना है, और तुम उसे 500 का एक नोट पकड़ा दो। तुमने सामान लिया 50 रुपए का, तो वो क्या कहेगा कि मैं नहीं दूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि और भी बाकी लोग आ जाएं, ताकि तब तो आप खरीदने से रहे, आप दूसरी दुकान पे चले जाइएगा। तो आप क्या कहिए, दुकानदार क्या करेगा? वो कम से कम इतना पैसा लेके जरूर दुकान खोलेगा कि यदि कोई ग्राहक आए तो उसे वापस कर सके, हाँ या ना? जैसे आपने सेविंग अकाउंट खोला किसी बैंक में, तो आपका ये अधिकार है कि अब आप उस सेविंग अकाउंट का जब चाहें तब उपयोग कर सकते हैं, जब चाहें पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। आज के डेट में तो और ही आसान है, गूगल पे कर दिया, एटीएम कार्ड से निकाल लिया, इंटरनेट से ट्रांसफर कर लिया, सारा मामला तो बनता है। लेकिन इसका एक एवरेज हो जाता है कि अगर मान लो कि किसी बैंक में 1 लाख करोड़ रुपए हैं, तो उस 1 लाख करोड़ में 5000 या 10,000 करोड़ रुपए जो है वो डेली ट्रांजैक्शन में होते हैं, सारे के सारे पैसे नहीं निकलते, ये भी बात सच है। तो एक पार्टिकुलर रेशियो आरबीआई क्या करता है, बैंकिंग के डेली ऑपरेशंस के लिए छोड़ देता है और बाकी पैसे को क्या करता है, अपने पास ले लेता है। अभी इन्हीं बातों को मैं कहूं कि ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है या एसएलआर है, तब आपको लगेगा कि ये कोई टेक्निकल टर्म है, लेकिन ये टेक्निकल टर्म नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, अब आपको लेमैन की तरह तो इन चीजों को नहीं समझा जा सकता है, आपको वो शब्दावलियों को जानना पड़ेगा, लेकिन इसके मायने बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो इसके माध्यम से मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, इसे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर देखा जाता है। अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करूं, राजकोषीय नीति, यानी कि कुछ पावर्स जो होते हैं मार्केट कंट्रोल करने के, वो सरकार के पास भी होते हैं। सरकार भी बाजार को नियंत्रण कर सकता है। कैसे? जैसे आपने सुना होगा, अभी सरकार फॉर्म हो गया तो अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है, फुल फेज। इसके पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था। अब सरकार बन गई है तो जुलाई में संभवतः फर्स्ट वीक में ऐसा है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगी, निर्मला सीतारमण। यस, आपने सही कहा। अब
उस बजट के माध्यम से, अपने एक्शंस के माध्यम से वो बाजार को नियंत्रित करती हैं। जैसे किसी खास उत्पाद पर सब्सिडी दे दिया। सब्सिडी देने का मतलब कि आपको प्रमोट किया कि उन चीजों को आप उपयोग करो। जैसे आज ही का पेपर मैंने पढ़ा, उस पेपर में ये लिखा हुआ था कि अभी बरसात आने वाला है, लोगों के अंदर जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि वो तालाब खुदाई कर लें ताकि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए या कुछ इस तरीके का प्रयास हो जाए, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देगी, 90% तक सब्सिडी देगी। अगर तालाब खुदाई में 1 लाख रुपए लग रहा है तो 90,000 तक सरकार देगी। तो सरकार क्या कर रही है, आप आओ खोदो, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, तुम आराम से बिना पैसे की भी खुदाई कर दो। अगर ये जमीन जो है वो सरकारी है तो उस पर 100% है। अगर वहाँ का कोई लोकल मुखिया है, अगर वो कहे कि ये सरकारी ज़मीन है और इसमें तालाब खुदाने की बात हो सकती है, तो वो सरकार 100% पैसा जो है वो दे रही है। हाँ, वो एक अलग मामला हो जाएगा। एमएसपी एक उदाहरण है, यस यू आर राइट। हाँ, ये भी एक उदाहरण है जो आपको सपोर्ट कर रही है। आपके अलग अलग इनकम स्लैब के लोगों के ऊपर टैक्स लगाना, सरकार इसे कम या ज़्यादा कर देती है। जैसे अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः यह स्लैब 7 लाख तक हो सकता है जिस पे कोई टैक्स ना लगे। यानी अगर आपकी वार्षिक आय 7 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी बताइए कि हाँ हम इस आय ग्रुप में हैं, अकाउंटेबिलिटी बताइए। अगर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। सब्सिडी देकर, कोई सपोर्ट प्राइस देकर, आर्थिक सहायता देकर सरकार आपको प्रमोट करती है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स लगाकर, सब्सिडी हटाकर सरकार आपको डिस्करेज करती है। इस तरीके से वो क्या करती है, बाजार को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो अब तक जो हम लोगों ने देखा कि ये जो अर्थव्यवस्था है वो काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। और अर्थव्यवस्था कभी भी अकेले नहीं आता है, अर्थव्यवस्था के साथ किसी भी राज्य राष्ट्र का नाम आना जरूरी है। जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को जानना है। ठीक है, अब हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू की ओर चलते हैं। जैसे ये जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकृति की है। जैसे एक पहलू ये है कि इसे हम लोग इसके सरकार के रोल के आधार पर इसे 2-3 हिस्से में बांटते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन सा हिस्सा है? जैसे आपने सुना होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो उसमें एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है सामाजिक अर्थव्यवस्था और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के लक्षण के आधार पर, इसके नियंत्रण के आधार पर इसे पूंजीवादी या सामाजिक या फिर मिश्रित, इस तरीके से कैटेगराइजेशन करते हैं। हाँ या ना? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या कैरेक्टर होता है? इसमें संसाधन, हाँ बोलिए। अब देखो, इसमें भी तर्क है और थोड़ा तर्क के साथ अगर कंसेप्ट बन जाए ना तो वो दीर्घकालीन रहता है। ऐसे ही तो किसी को स्वप्न नहीं आया होगा कि चल कल के हम एक ऐसी व्यवस्था के बारे में चर्चा करें जो इस प्रकृति का हो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। जैसे मैं कहता हूं कि भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई, तो साउंड्स लाइक दैट कि आप अपने घर में किसी को छोटा चाचा कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा चाचा भी होगा? नहीं। अगर इस सिस्टम का शुरुआत हुआ, जैसा कि आपने कहा कि एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार स्वतः तय करती है कैसे होगा, तो इसका मतलब था इसके पहले बाजार तय नहीं किया करता होगा, है ना? तो हुआ क्या था कि मैंने वही बात मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, हुआ क्या था कि जो संसाधन है और जो संसाधनों का अंतिम उपभोक्ता है, इनके बीच रेशियो ठीक ठाक था। जैसे
अगर मैं कहूं कि मान लो कि प्रति परिवार एक समय 50 बीघा जमीन था, ठीक है, अब 50 बीघा जमीन में एक परिवार में 5 आदमी हैं, तो बड़ी खराब ढंग से भी खेती करे तो क्या फर्क पड़ता है, 5 आदमी के लिए वो आसानी से भोजन प्राप्त कर लेगा। लेकिन अब प्रति परिवार 5 कट्ठा जमीन हो जाए और संख्या की जो है परिवार की संख्या 10 हो जाए, तब तो उसे सोचना पड़ेगा ना कि हम कैसे साल भर के खाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करें। तब तो उसे एक नियमबद्ध बनना पड़ेगा। तो जो टाइमलाइन डेवलपमेंट का है वो ये हुआ कि लगभग 14th सेंचुरी के बाद लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं जो थीं वो एक बदलाव के दौर में थीं, परिवर्तन के दौर में थीं, और उनके अंदर बहुत से ऐसे उत्प्रेरक बने कि बाजार जो था अब वैसी प्रकृति का नहीं रह गया कि उन्हें अगर नियंत्रण में ना भी रखा जाए तो वो स्वतः सबकी जरूरत की पूर्ति करे। अब उन्हें नियंत्रण में लाने की जरूरत थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः ऐसा है कि जो कोई भी संसाधन है, उनके उत्पादन, उनके वितरण, इन सभी पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, और ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, ये स्वतः छोड़ा गया है। तो इसका एक अपना नेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा सबल होगा आर्थिक रूप से, वो इसमें अच्छा रोल प्ले करेगा, वो फायदे में सौदा करेगा। और जिसके पास ऐसा होगा कि पैसा कम है या फिर वो जिसके पास पूंजी कम है, उस इस व्यवस्था में सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है। सामाजिक अर्थव्यवस्था का मतलब था कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा संसाधनों का, उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। इसमें क्या करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरणों में अमेरिका आता है, पश्चिम के बहुत सारे देश आते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हर चीज को नियंत्रण करता है, बाजार नियंत्रण करता है। ठीक है। अब ये बाजार जो नियंत्रण कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारे निर्णय गवर्नमेंट ले रहा है। तो इसमें फायदे को लेकर नहीं बल्कि वेलफेयरिज्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। इसमें क्या हो जाएगा? वेलफेयरिज्म का कंसेप्ट जो ज्यादा होगा। इसकी शुरुआती समय में इसके उदाहरण जो था वो चीन था, सोवियत संघ था, है ना। अब मैं पहुंचता हूं मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ कैरेक्टर पूंजीवादियों का भी होगा और कुछ कैरेक्टर सामाजिक का होगा। और जो भी देश इस तरीके की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, उनके पीछे एक ही उद्देश्य है, वह यह चाहते हैं कि जो समाज में पूंजीपति हैं वो भी बाजार में उतरें, और जो समाज में जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो भी सरवाइव कर सकें। जैसे मान लो कि कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज होना चाहिए, कोई यदि भूखा है तो उसे भरपेट भोजन मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इलाज की कमी से मर जाए या भूख की वजह से मर जाए। तो सरकार क्या करेगा? प्रायोरिटी देखेगा कि देखो जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, या कुछ ऐसे जो सामाजिक चीजें हैं, उस पर नियंत्रण गवर्नमेंट कर लेता है। और जो चीजें जिसका असर इन गरीब लोगों पर नहीं पड़ेगा, उसको फ्री छोड़ देता है। नहीं, जैसे सेंट नहीं लगाने से आप मर नहीं जाइएगा। जो लग्जरी के आइटम्स हैं, अगर वो आपके जीवन में नहीं आए तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उसकी बगैर जिंदा नहीं रह पाइएगा। तो उसे फ्री छोड़ देगा, पूंजीपतियों के लिए छोड़ देगा कि जाओ भैया 5 स्टार होटल में जो है तुम खाओ। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएस रखेगा, वैसे लोगों के लिए रखेगा जिनका आय काफी कम है। तो भारत ने क्या किया था? आजादी के बाद ऐसी व्यवस्था को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि भारत में इसी प्रकार का पॉपुलेशन था। भारत में अधिकतर लोग गरीब थे और बहुत कम लोग जो थे वो धनी थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, इसे आप आसानी से समझ में, बीपीएससी यहां से सवाल पूछा जा चुका है कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। स्पष्ट हो गया? आपको एक थोड़ा सा यहां मैं हिस्ट्री से इसे जोड़ देता हूं। एक प्रकरण क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। देखिएगा, जब भी आप ह्यूमैनिटीज पढ़िए, इंटरकनेक्टिंग जरूर रखिए। अगर नहीं रखिएगा तो चीजें याद नहीं होगी।
1945 के बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया जो थी, आपको पता ही होगा कि अमेरिका और उसके समूह जो था वो विजेता बनकर बाहर निकला, जापान जर्मनी की हार हो गई। 1945 के बाद जो पूरी दुनिया थी वो दो समूहों में बट गई, या फिर कहा जा सकता है वो दौर जो था कोल्ड वार इरा कहलाया, शीत युद्ध का दौर था। और एक तरफ जो था वो यूएसएसआर था और एक तरफ था यूएस। यूएसएसआर और यूएस, जहां यूएसएसआर जो है ना वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रमोटर था और यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रमोटर था। सोवियत संघ सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी चाह रहा था, तो जब बाजार नियंत्रण की बात आई तो नियंत्रण वो सिर्फ बाजार पे ही नहीं बल्कि हर प्रकार के नियंत्रण की बात करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक सीमित मात्रा में रोजगार की उपलब्धता बन सकी, जो आगे जाकर पूरे देश के लिए इन दोनों धड़ों में से किसी एक धड़ा के पास अगर खड़ा होने की बात हुई तो 1990 तक आते आते सभी लोगों का इंक्लाइनेशन यूएस की तरफ हुआ। आपको ये पता होगा कि यूएसएसआर क्या हुआ, टूट गया। और टूटने के पीछे कारण क्या था, तो उसकी ये इकोनॉमिक व्यवस्था थी। और यूएस के पीछे लोगों को जाने के पीछे कारण क्या था, उसकी अपनी इकोनॉमिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें क्या था, रोजगार के अवसर थे, पूंजी के निर्माण की बात थी, एक अच्छे जीवन शैली की बात थी। तो वो चमक दमक जो था वो यूएस ने दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो एक लिबरल कैरेक्टर का भी होता है, सबों को शामिल करने की बात करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जो कुछ ऐसे दुश्मन देश जो अमेरिका के थे, वहां से भी यदि कोई बेहतर व्यक्तित्व था जो कुछ प्रोडक्टिव दे सकता था, उसको भी अमेरिका अपने पास बुला लेता था। चीन के लेकर मैं बताऊं, चीन के साथ प्रॉब्लम क्या था कि चीन में ना कंट्रोल गवर्नेंस ही नहीं था। मैं इसके बाद एक और शब्द इस्तेमाल करूंगा, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, है ना। तो चीन जो था वो बंद अर्थव्यवस्था का पैरवीकार था और ये 80 के दशक में वो खुली अर्थव्यवस्था को अपनाता है, जब उसे एक सेल्फ रिलायंस होता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या उसकी एक अलग कहानी है। देखो, चीन को ना कभी खुले खरबूज से तुलना किया गया था। चीन को क्या किया गया था, खुले खरबूज। यूरोप के बहुत सारे जो थे ना उसको अपना उपनिवेश बनाकर उनके संसाधनों का शोधन किया था। तो चीन के अंदर एक फियर था, चीन के अंदर एक फियर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ओपन हो जाऊं, सबों को यहाँ पर बुलाऊं और ये व्यवस्था खुली हो जाए तो फिर मेरा हाल वैसा ही हो जाए। तो उसने पहले 25-30 साल एक ऐसा प्रयोग किया कि वो बंद ऐसे तरीके से किया कि वहां की जमीन का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। बहुत लगभग 30 साल तक वो पूरी दुनिया से कट कर रहा और अभी भी चीन नियंत्रित है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो दुनिया के अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, चीन में काम नहीं करती हैं। जैसे मेटा शुरुआती 30 साल लगभग वो प्राइमरी सेक्टर के माध्यम पे अपने आप को कंट्रोल करता है। हम लोग देखो, अब मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे बढ़ता हूँ। जैसे भारत ने ना आर्थिक नियोजन की प्रणाली अपनाई, 5 ईयर प्लान्स। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में वो एग्रीकल्चर को ही प्रमोट करता है ताकि भूख की समस्या कम हो सके। सेकेंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ले जाता है, जो सेकेंडरी सेक्टर है। हाँ, लेकिन वो फिर जो लगातार वार हुए उसकी वजह से थोड़ा परेशानी हुआ। जो मैं बता रहा हूँ अभी धीरे धीरे समझिएगा तो ठीक है। एक तो मैंने ये बताया, अब एक दूसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार ये होता है जिसे मैं खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था कहता हूँ। बंद अर्थव्यवस्था ये है कि इकोनॉमिक आधार पर हम किसी भी देश से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, क्लोज्ड हैं। हम ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम दूसरे से खुले हुए हैं। नहीं, भारत कभी भी अपने आप को क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रखा, लेकिन यहां पर कंट्रोल्ड इकोनॉमी रखा गया। यहां पर कैपिटलिज्म तो शुरू से भी था। आपने उदाहरण नहीं पढ़ा कि यहां का कोई राजा गया ब्रिटेन में और वहां का कार उसे पसंद आ गया, तो क्या विदेशी कार यहां पे शुरुआत में नहीं आती थी?
विदेशी कार्य शुरुआत से भी आती थी, लेकिन काफी लिमिटेड मामले में था। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कि भारत 90 के बाद सबों को ओपन कर दिया, यानी कि हर क्षेत्र में, हाँ एलपीजी जिसे आप कहते हैं वो हर क्षेत्र में था। पहले और लिमिटेड था, विदेशी चीज उस समय भी इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब 1950 के आसपास भी विदेशी चीजों का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये दायरा काफी कम था। अब ये मामला जो है ना, एफडीआई के माध्यम से थोड़ा दायरा बढ़ाया गया है, लगभग हर क्षेत्र में बढ़ाया गया है, यहां तक कि डिफेंस में भी बढ़ा दिया गया है। हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, हर सेक्टर में क्या है, हम बाहरी लोगों को अब बुला रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कॉन्फिडेंस है कि कोई ब्रिटिशर्स आकर भारत को अब गुलाम नहीं बना सकता। ये भरोसा जागने के बाद और यहाँ की अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार ऐसा काम किया गया। तो एक व्यवस्था तो है खुली व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी, सामाजिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करूं तो ये 3 हिस्सों में बटा रहता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब यह होता है कि प्राथमिक का मतलब यह हुआ कि हम नेचर का फर्स्ट स्टेज में यूज करते हैं, रॉ बेस में, यानी कि कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती आ सकता है, खनन हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, नेचर का हम पहला बार उपयोग करते हैं। सेकेंडरी जो होता है, द्वितीयक में, ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब हुआ इंडस्ट्री, जैसे आलू की खेती करना प्राथमिक, लेकिन चिप्स बनाना सेकेंडरी। चिप्स बनाना क्या हो गया, सेकेंडरी। और टर्सरी जो है तृतीयक, इसे हम कहते हैं सेवा का क्षेत्र, यानी कि अब वो जो चिप्स बन गया वो लोगों तक पहुंचाया गया, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, तृतीयक। अभी भारत में इन क्षेत्रों के योगदान के हिसाब से देखें और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोग इसी पर है, लगभग 2/3 लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनका आउटपुट जो है वो सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट आउटपुट के साथ हैं। सेकेंडरी सेक्टर में इससे कम लोग हैं, अगर देखा जाए परसेंटेज के लिहाज से तो कोई 15 से 20% जो लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, और इनका आउटपुट मीडियम है, यानी कि प्राथमिक से थोड़ा ज्यादा लेकिन तृतीयक से कम, और तृतीयक में और भी कम लोग हैं, लगभग इतना ही 15%, 10 से 15% के आसपास मानते हैं। और ये सबसे हाईएस्ट रूप से आपके आर्थिक योगदान में इसका सबसे ज्यादा भूमिका होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को एक और तरीके से देखा जा सकता है। मैंने जो आज चर्चा किया, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, सामाजिक, मिश्रित, बंद व्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये क्लियर हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर विकास का जो कंसेप्ट है ना, वो कभी भी अकेला नहीं हो सकता। जैसे एक वो बालक आया और मुझसे कहा कि सर आज हम टॉप किए हैं। बोले कि मुबारक हो, कितने लोगों को हराया? सर अकेले थे। तो ये टॉप हुआ क्या? नहीं, प्रतिद्वंदिता तो होनी चाहिए। अब कम से कम 10 लोग हैं, उसमें टॉप कीजिए तो एक अलग बात है। तो विकास का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो कंपैरेटिव होता है ना। हालांकि ये जो मामला है ये भी डिबेटेबल है। तो अब अर्थव्यवस्था को उसके आर्थिक घटकों के आधार पर, फैक्टर्स के आधार पर हम फिर उसे कैटेगराइज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, या फिर विकसित अर्थव्यवस्था, या विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था, इसमें अब हम अर्थव्यवस्था को फिर 3 कैटेगरी में लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था जिसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा गया, एक अर्थव्यवस्था जिसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा गया, और एक अर्थव्यवस्था जिसे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहा गया। अब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब यह हुआ जहां पे लोगों का जीवन शैली काफी बेकार हो, जहां पे अर्थव्यवस्था के मापक जितने भी हो, जैसे जीडीपी के मामले में हो, पर कैपिटा इनकम के मामले में हो, ये सारे जो पैरामीटर्स है उसमें उसका परफॉर्मेंस काफी लो हो। ठीक है, विकासशील का मतलब यह हुआ कि
अब यहां से उसकी स्थिति आगे बढ़ रही है। कॉम्पेरेटिव टू वेस्टर्न नेशन ये पीछे हैं, लेकिन बहुत पीछे नहीं है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। एक शब्द और नया इस्तेमाल किया जा सकता है, वह है तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो भारत को तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में डाला जाता है, जो विकासशील से थोड़ा अलग है। आपको मैं बताऊं, एक देश का समूह आता था जो अब संख्या बढ़ गया है, ब्रिक्स, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये विश्व की तमाम विकासशील अर्थव्यवस्था वाला समूह था। हाँ, चाइना अभी भी विकासशील ही है। देखो, एक और कंसेप्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा। विकास का जो कंसेप्ट है ना, डेवलपमेंट का कंसेप्ट, इसका सबसे बड़ा एक पैमाना एजुकेशन भी होता है, और वैसे रूल्स और नॉर्म्स जिनका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी होता है। आपने कभी सुना होगा कि अरबियन कंट्रीज के सुल्तान हैं, जो रिच पीपल हैं, उनके कमोड भी सोने के होते हैं, लेकिन उनको विकसित नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उनके जो रूल्स और नॉर्म्स और सोशल स्ट्रक्चर हैं वो अभी भी सबसे निचले पायदान पर हैं। वहाँ पर मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए वो निचले पायदान पर हैं। चीन की जो व्यवस्था है ना, वाकई में देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा हेडेक कोई देश है तो चीन है। वो ऐसे ऐसे प्रयोग करता है जो इतना अनुपयोगी या आत्मघाती है कि कभी भी सबके लिए विनाश लेकर आ सकता है। जैसे दूसरा सूर्य बनाना, पृथ्वी के बीच होल करके देखना। चीन ने ऐसा किया। आपको बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता, 2019 में जो कोविड की शुरुआत है, अभी भी ये डिबेटेबल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका संदेहास्पद है। कंट्रीब्यूशन को लेकर भी है, और दूसरी बात है कितनी दफा शशि थरूर, एक कांग्रेस के जाने माने नाम है, उन्होंने यूएनओ पर एक बात कही थी कि ठीक है, मान लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सारे मामलों में फेल्योर है, लेकिन कम से कम एक स्टेज तो देता है ना, जो जाकर अपनी बातें कोई रख सकता है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानने को लेकर बहुत प्रतिबद्धता नहीं होती है। हम सब अपनी सुरक्षा को देखकर ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मदद से अगर दूसरे दो देशों के बीच के झगड़े या किसी एक देश की स्थिति पर कोई बात होती तो बहुत सारी समस्याएं आज दुनिया में नहीं होती। क्या इजराइल की लड़ाई, ईरान की लड़ाई या हमास के बीच और ये सब जो मामले चल रहे हैं, इसमें आप यूएन की भूमिका को क्या देखते हैं? अमेरिका में लगभग जो 90s के बाद पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी, इराक, ईरान या फिर अफगानिस्तान, इन सभी इलाकों में अमेरिका ने क्या नहीं किया? सूडान को लेकर अमेरिका का नजरिया क्या था? वहां की प्राकृतिक संसाधनों को लेकर अमेरिका क्या नजरिया था? ये सारी बातें छुपी हुई नहीं है, और इसमें यूएन क्या ही करता है। यस, देखो, ये कुछ हद तक नहीं, लगभग ये बात सत्य है। वो द हिंदू में आपने जो ये पढ़ा, ये बहुत पुराना विचार है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वीर भोगन्या वसुंधरा। आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में परमाणु के सफल परीक्षण के बाद दहाड़ते हुए कहा कि परमाणु हमारी जरूरत थी। आज उस समय की तत्कालिक प्रतिक्रिया यह थी कि बहुत सारे देशों ने, अमेरिका भी, भारत पर बहुत सारे बैन को लगा दिया। भारत ने कहा ठीक है, देखेंगे। और आज भारत सबों के लिए हॉटकेक बना हुआ है। और आज भारत यदि परमाणु संपन्न देश नहीं होता तो भारत का इतना सम्मान कहीं नहीं होता। तो आपको ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा। महाभारत का उद्देश्य क्या है? शांति। अगर ये समझ में आ जाए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। महाभारत का युद्ध का उद्देश्य शांति था। बताइए तो, शांति की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा गया था। ये जो मामला ना समझ में आ जाए तो फिर मजेदार है, हर विषय को आपको रिलेट कर पाओगे, है ना। चलिए, तो ये था विकासशील, जो ब्रिक्स इसका एक रिप्रेजेंटेटिव था। और एक है विकसित अर्थव्यवस्था। आप लोग न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में अक्सर पढ़ते होंगे कि बहुत सारी रैंकिंग्स होती है।
मैं जो बात कह रहा था अभी कुछ देर पहले, महबूबुल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने एक कंसेप्ट दिया था HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। अल्टीमेट गोल तो यही था, और इसको लेकर इन्होंने 3 पैरामीटर बनाए थे। पहला बनाया था हेल्थ, दूसरा बनाया था एजुकेशन, और तीसरा जो बनाया था वो इनकम। अगर ये तीनों ही आपके पास है तो फिर आपसे ज्यादा धनवान कौन है, आपसे ज्यादा विकसित कौन है? 1951 भारत का गवर्नमेंट करता है, काम करना शुरू करता है, और सबसे पहले जो आंकड़े आते हैं आपको पता ही होगा, 1872 में पहला सेंसस लॉर्ड मेयो के समय में, 1881 ऑनवर्ड सही तरीके से काउंटिंग होता है। एक वर्ष होता है 1921, ग्रेट डिविडेंड ईयर। अच्छा, अगर आपको ये सब पता नहीं है ना तो घबराना नहीं है, हम लोग सब चीज करेंगे। अगर पता है तो आप इंजॉय करोगे। 1921 में एक बड़ा अजीब सा आंकड़ा आता है भारत को लेकर। 10 सालों में जनसंख्या बढ़ता नहीं घट जाता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 NCERT, वहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। 1921 में हमारी जनसंख्या बढ़ती नहीं घट जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 साल में जनसंख्या बढ़ेगी? ये एक नेचुरल है, और घट जाती क्यों? क्योंकि हमारे पास पुअर हेल्थ फैसिलिटी था, फैमिन, लोग भूख से मर जाते थे। मरने के जितने भी तरीके हैं उनमें सबसे ज्यादा कष्टदायक है भूख से मरना। और ये क्यों था? खराब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से था। जिनके पास खेती थी, बंगाल में जो अकाल पड़ रहे थे, क्यों था? अंग्रेजों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि तुम मेरे लिए कैश क्रॉप्स बनाओ, कैश क्रॉप उगाओ। 1917 चंपारण, भूख लोग से मर रहे। क्यों मर रहे हैं भाई? क्योंकि 3 कठिया प्रथा है, और जिस खेत में नील की खेती हो गई समझो बैरन, धीरे धीरे लोग मर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी को एक महिला के पास भेजते हैं गांधी चंपारण में, और कहते हैं उस महिला से पूछो इतनी गंदी क्यों रह रही है। वो महिला कस्तूरबा गांधी के हाथ को पकड़कर अपने घर में ले जाती है। बोले देखो मेरे घर में कोई अलमीरा नजर आता है, कोई कपबोर्ड नजर आता है जहां मैं अपने कपड़े रखूं? मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। मैं जब ये बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ये जो वस्त्र मैं पहनी हूं यही मेरे पास एकमात्र वस्त्र है। संभवतः इन्हीं इंसिडेंट्स के बाद जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं वो जीवन पर्यंत तय करते हैं कि एक ही धोती पहनेंगे जो आधा घुटने से ऊपर रहेगा, और फिर उसी को ओढ़ेंगे, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन और कपड़े की उपलब्धता नहीं थी। इसकी कहानी बहुत सारी है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ भी मामला है कि किस प्रकार से सिलसिलेवार ढंग से अंग्रेजों ने तरह तरह के नियम बनाकर यहाँ के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तोड़ दिया था, यहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस को डिस्टर्ब कर दिया था, ताकि वो अपने वहां के बनाए हुए उत्पाद को यहाँ बेच सके। बहरहाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं HDI का कंसेप्ट। एक आंकड़ा और मैं बताता हूं। आजादी के समय में आपको पता है भारत जिस समय आजाद हुआ उस समय हमारी औसत आयु क्या थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मात्र 32 वर्ष, ओनली 32 ईयर्स। हम तो 32 साल तक अभी यूपीएससी देते हैं, हाँ या ना? और 32 साल में उससे मर जाते थे लोग, औसतन लोग मर जाते थे। क्यों? वही, एक बार किसी को बुखार हो गया फिर वो बचेगा ही नहीं। बुखार की दवाइयां नहीं थी। कोई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चा जन्मा वो मर गया, सबसे हाईएस्ट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, सबसे हाईएस्ट। जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को जन्म देते समय होता था, उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कोई प्लान नहीं, खत्म नहीं। दूसरा, एजुकेशन शून्य के बराबर। 3% 4% जो पढ़ने वाले होते थे पैसे वाले, वो जाकर यूरोप से पढ़ के आ रहे हैं, इंग्लैंड से। यहां की गुरुकुल परंपरा साफ। यहां के लोगों को सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। लॉजिक खत्म, तर्क खत्म, सिर्फ तुम्हें रटना है। और अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो सोचने वाला प्राणी बनो, तभी तुम डिसीजन ले सकते हो। और मैं जो कोशिश करता हूं यही कोशिश करता हूं कि आपको सोचने पर मजबूर करूं। किसी भी विषय को पढ़िए, आप ऐसे ही करिए,
कि आपके व्यक्तित्व में उस विषय की जानकारी की झलक नजर आए। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ? एजुकेशन साफ था, जाहिर सी बात है इनकम भी कुछ नहीं था। सबसे पहली दफा ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के लोअर हाउस के मेंबर थे, विपक्ष में बैठते हुए उन्होंने आवाज लगाई कि भारतीयों के धन का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे हैं, और उनके प्रयास से ही 1872 में उनके दबाव की वजह से ही भारत में पहली दफा काउंटिंग शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि औसतन यहां के जो लोग हैं वो वर्ष में 12 रुपए कमा रहे हैं, 20 रुपए कमा रहे हैं, वर्ष में 12 रुपए। ठीक है कि उस समय 12 रुपए का मायने होगा, लेकिन कितना होगा? 20 रुपए कमा रहे हैं, ये मामला था। ठीक है, तो अब जो ये कंसेप्ट है ना कि HDI में हेल्थ में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, इनकम में क्या कर रहे हैं, इसके आधार पर भी विकसित, विकासशील और पिछड़े अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। और एक और मानवीय मूल्य इंपॉर्टेंट है, मानवीय अधिकार इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अरबियन कंट्रीज के सुल्तान के बाथरूम में सोना लगा रहता है, उनके वायुयान सोने के बने होते हैं, उसके बावजूद वो पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मानव अधिकार कुछ नहीं है, वहां महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, जाकर स्टेडियम में मैच नहीं देखा जा सकता। लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां के थॉट को भी परिवर्तित कर रहा है। जो देश फुटबॉल नहीं खेलता, लेकिन कतर में विश्व कप हुआ, नॉर्म्स बदले जा रहे हैं, वहां पर विवाह की परंपरा को लेकर काफी रिजिडिटी है। वेस्टर्न नेशन में कोई अपने महिला मित्र के साथ रहता है, विवाह बाद में करता है, चलो यू आर अलाउड। लीकर को लेकर वो लोग काफी रिजिड हैं, लीकर इज अलाउड। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जिस पेट्रोलियम की बदौलत अपने थॉट को वो जी रहे थे अब तक, वो बहुत ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करने वाला। सो दे आर मेकिंग ह्यूज मॉन्यूमेंट्स, ह्यूज बिल्डिंग्स टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स, कि चलो आओ और यहां पर घूमो और पैसा देकर जाओ। आज टैक्स हेवन बना हुआ है वहां पे पूरा अरबियन कंट्री, टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा चाहिए। तो बदलाव सब जगह होता है। आज की क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के वैसे पहलू के बारे में चर्चा किए जो एक अर्थव्यवस्था के परिचय के लिए होता है। परिचय पर भी आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगली क्लास में हम लोग उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और फिर अध्याय की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को यदि कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। एक काम और कीजिए, आप लोग एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए। बहुत सारी किताब है इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन इकोनॉमी को लेकर कोई भी किताब आप ले सकते हैं, पढ़िए। और जो क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उसे आप एक बार पढ़ के आइए। अगले दिन हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का जो परिचय है उसके आगे चलेंगे, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आय तक पढ़कर आना है। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको पूरा करके आइए। हाँ, ब्रिटिश तक पूरा, पहला चैप्टर पूरा ब्रिटिशर्स तक करके आइए। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध हुए थे उनको भी पढ़कर आइए। सोर्सेज आप खुद तय कर लीजिए, मैं किसी एक बुक के बारे में नहीं कहता, ओपन टू ऑल। जो भी बुक आप फॉलो करना चाहते हो करो, एनसीईआरटी इज बेस्ट, गो एंड रीड दैट। हाँ, थैंक यू।